दोस्तों शिवांश स्टडी के YouTube चैनल पे एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। पॉलिटी की सीरीज लगातार यहाँ पर चल रही है और पिछले वीडियो में हमने उपराष्ट्रपति के बारे में बहुत ही डिटेल से यहाँ पर चर्चा करी है। मैं आपको बता दूं, मैंने आर्टिकल 1 से लगाकर आर्टिकल 70 तक एक भी आर्टिकल यानी कि 72 तक एक भी आर्टिकल यहाँ पर नहीं छोड़ा है। और आज हम मंत्री परिषद यानी कि आर्टिकल 74 और 75 के बारे में बहुत ही डिटेल से यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज आप पिछली सारी वीडियो सीरीज देखेगा, यहां से आपको बहुत अच्छी तरीके से बातें समझ में आएगी। और हर बार की तरह मैं वीडियो के एंड में आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा जिनके आंसर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में यहाँ पर देखा रहेंगे, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा। वीडियो के आंसर इन्हीं क्वेश्चन के आंसर इन्हीं वीडियोस में यहाँ पर छुपे होंगे। चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का टॉपिक हो जाएगा मंत्री परिषद। मंत्री परिषद की चर्चा संविधान में दो आर्टिकल में की गई है, एक तो आर्टिकल 74 में है और एक आर्टिकल कहां मिलेगा हमको 75। तो कभी कभी नॉर्मली क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि मंत्री परिषद की चर्चा कौन से आर्टिकल में की गई है। तो मंत्री परिषद की चर्चा दो आर्टिकल में की गई है, एक आर्टिकल 74 देखने को मिलेगा और एक आर्टिकल आपको 75 यहां पर देखने को मिलेगा। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब आर्टिकल 74 में लिखा हुआ है, आर्टिकल 74 अनुच्छेद 74 में ये लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति की सहायता के लिए, जी हाँ ध्यान सुनिएगा, राष्ट्रपति की सहायता के लिए मंत्री परिषद का गठन यहां पर किया जाता है। राष्ट्रपति की सहायता के लिए मंत्री परिषद का गठन यहां पर किया जाएगा। इसका मतलब मंत्रियों का काम होगा, जो भी मंत्री अपना काम करेगा वो सारा काम किसको रिपोर्टिंग करेंगे, राष्ट्रपति को यहां पर रिपोर्टिंग करेंगे। तो राष्ट्रपति की सहायता के लिए मंत्री परिषद का गठन किया जाता है। राष्ट्रपति की सहायता के लिए मंत्री परिषद का गठन यहां पर किया जाता है, पहला पॉइंट ध्यान रखिएगा। अगले अगर मैं आपसे शपथ की बात करता हूं तो जितने भी मंत्री होते हैं इनको शपथ दिलाने का काम भारत के राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। तो मंत्रियों को जो शपथ है वो भारत के राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन इनके विभागों का जो चुनाव है, किस मंत्री को कौन सा विभाग मिलेगा, इनके विभागों का चुनाव प्रधानमंत्री के द्वारा यहां पर किया जाता है। थोड़ा सा बात ध्यान दीजिएगा, इनके मंत्रियों का जो चुनाव है वो भारत के प्रधानमंत्री जी करेंगे कि किस मंत्री को कौन सा डिपार्टमेंट देना है, किस मंत्री को कौन सा डिपार्टमेंट देना है। लेकिन ये जो शपथ दिलाने का काम है वो शपथ दिलाने का काम भारत के किसको दिया जाएगा, भारत के राष्ट्रपति जी को यहां पर दिया जाता है। चलिए अब मंत्री परिषद क्या होता है, मंत्री परिषद में कौन कौन से मंत्री आते हैं, इनके ऊपर थोड़ी चर्चा करते हैं। मंत्री परिषद आखिर होती क्या है, तो मैंने अभी बताया आपको, मंत्री परिषद राष्ट्रपति की सहायता के लिए यहां पर होती है और मंत्री परिषद में कुल 4 प्रकार के मंत्री यहां पर शामिल है। अब एक एक करके पहले हम चारों के नामों पे डिस्कस करते हैं कि चारों को आखिर कहा क्या जाता है। जैसे सबसे पहले मंत्री आते हैं कैबिनेट मंत्री, जी हां सबसे पहले कैबिनेट मिनिस्टर्स, ये मंत्रियों में सबसे बड़ी पोस्ट होती है कैबिनेट मंत्री की। दूसरे नंबर पे इन्हीं के अंडर में आते हैं जिन्हें हम कहते हैं राज्य मंत्री, स्टेट मिनिस्टर, इनका संबंध किसी राज्य से नहीं है। एक कैबिनेट मंत्री के अंडर में एक राज्य मंत्री होता है, मैं डिटेल से बताऊंगा आपको। तीसरा एक मिलेंगे आपको राज्य मंत्री, लेकिन ये जो राज्य मंत्री रहेंगे ये रहेंगे आपके स्वतंत्र प्रभार, स्वतंत्र प्रभार। और चौथे प्रकार के मंत्री होते हैं जिन्हें उप मंत्री यहां पर कहा जाता है। तो कुल मिलाकर जो मंत्री होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के यहां पर मंत्रियों की चर्चा की गई है। अब इन चारों प्रकार के मंत्रियों को थोड़ा डिटेल समझते हैं, ध्यान दीजिए। अच्छा, मंत्री परिषद इन्हीं 4 प्रकार के मंत्रियों को मिलकर बनती है। अगर आपसे पूछा जाता है कि मंत्री परिषद में कौन कौन से मंत्री शामिल है, तो मंत्री परिषद में कुल 4 प्रकार के मंत्री यहां पर शामिल है। सबसे पहले कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार और उप मंत्री। अब एक एक करके हम समझते हैं। देखिए कैबिनेट मंत्री सबसे बड़ा मंत्री होता है, मंत्रियों में सबसे बड़ी पोस्ट है, और ये जो मंत्री होते हैं ये अपने विभाग के मुखिया होते हैं। जी हाँ, इनके पास एक अपना खुद का विभाग होता है और ये विभाग के सारे फैसले लेने में स्वतंत्र होते हैं। अपने विभाग से जुड़े सारे फैसले ले सकते हैं, इनको किसी से भी पूछने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, जो सबसे टॉप पर बैठा हुआ मंत्री है, वही मंत्री को हम कौन से मंत्री का नाम देते हैं, कैबिनेट मंत्री का यहाँ पर नाम देंगे। जैसे कि मैं आपके सामने एग्जाम्पल पेश करूंगा, गृह मंत्री जी, तो अमित शाह जी हमारे देश के गृह मंत्री जी होंगे। निर्मला सीतारमण जी हमारे देश की वित्त मंत्री हो जाएगी। जयशंकर साहब हमारे देश के विदेश मंत्री कहलाएंगे। वैसे ही ये जितने भी लोग हैं ये अपने अपने विभाग के मुखिया हैं, इन्हें दर्जा मिला हुआ है कौन सा मंत्री का, कैबिनेट मंत्री का यहाँ पर दर्जा मिला हुआ है। और इन मंत्रियों को अगर अपने विभाग से जुड़े कोई भी फैसले लेने पड़ते हैं, इनको किसी से पूछने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, ये अपने विभाग से सारे के सारे जुड़े फैसले यहाँ पर ले सकते हैं। इसीलिए ऐसे मंत्रियों को हम कौन से मंत्री का दर्जा देंगे, कैबिनेट मंत्री का यहाँ पर दर्जा देंगे। आई होप आपको बात समझ में आएगी। सबसे टॉप पर बैठे मंत्री को हम कौन से मंत्री बोलते हैं, कैबिनेट मंत्री यहाँ पर बोलते हैं। चलिए राज्य मंत्री, तो एक विभाग के अंदर एक उप मंत्री यहाँ पर, एक राज्य मंत्री होता है। एक विभाग का एक राज्य मंत्री यहाँ पर होगा और ये राज्य मंत्री कैबिनेट मंत्री के अंडर में होगा। जी हाँ,
ये राज्य मंत्री कैबिनेट मंत्री के अंडर में यहाँ पर होता है। इसको कोई भी अगर फैसला लेना पड़ता है तो ये कैबिनेट मंत्री से परमिशन लेने के बाद ही फैसला, ये अपने विभाग का फैसला नहीं ले सकता। एक विभाग के अंदर एक उप मंत्री होगा, जैसे कि मान लीजिए वित्त विभाग है तो वित्त विभाग के अंदर एक राज्य मंत्री होगा, एक वित्त विभाग का राज्य मंत्री, एक गृह विभाग का राज्य मंत्री, एक विदेश मंत्रालय का राज्य मंत्री। ऐसे ही हर विभाग का अपना एक राज्य मंत्री होता है जो कैबिनेट मंत्री के कहां पे होगा, आपका अंडर में होगा। ये जो मैंने मंत्रियों के नाम लिखे रैंकिंग अनुसार भी लिखे हों। जी हाँ, कैबिनेट मंत्री के अंडर में राज्य मंत्री आएगा, राज्य मंत्री के अंडर में उप मंत्री यहाँ पर आएगा, तो ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो राज्य मंत्री जो होता है वो कैबिनेट मंत्री के अंडर में आता है। जब आपने देखा होगा कॉलेज की बात करते हैं तो कॉलेज में सबसे ऊपर कौन बैठा हुआ है, प्रिंसिपल साहब। तो प्रिंसिपल उस पूरे कॉलेज के पूरे कॉलेज के कौन से मंत्री हो जाएंगे, आपके कैबिनेट मंत्री हो जाएंगे। उसके बाद कैबिनेट मंत्री के अंडर में प्रिंसिपल साहब के अंडर में कई सारे एचओडी आते होंगे, जैसे केमिस्ट्री विभाग के एचओडी आते होंगे, मैथ्स विभाग के एचओडी आते होंगे, लेकिन वो एचओडी कॉलेज से जुड़ा फैसला नहीं ले सकते, उनको प्रिंसिपल से परमिशन मांगनी यहाँ पर पड़ेगी। उसी प्रकार राज्य मंत्री को कोई भी फैसला लेने से पहले किससे पूछना जरूरी है, कैबिनेट मंत्री से यहाँ पर पूछना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए अब मान लीजिए कैबिनेट मंत्री बीमार है, कैबिनेट मंत्री विदेश यात्रा पर गए हैं, या कैबिनेट मंत्री कुछ समय के लिए अपनी पोस्ट पर नहीं है, ऐसे समय वही राज्य मंत्री जो है वो कैबिनेट मंत्री का पदभार संभालेगा, और ऐसे मंत्री को हम राज्य मंत्री कहेंगे। वो भी कौन सा वाला, स्वतंत्र प्रभार यहाँ पर कहेंगे। मेरी बात ध्यान समझिए। मान लीजिए देश के जो कैबिनेट मिनिस्टर है वो कुछ दिनों के लिए छुट्टी पर गए हैं, या वो बीमार है, वो किसी कारण से अपना पदभार नहीं संभाल पा रहे हैं, तो अब जो राज्य मंत्री जी होंगे, अब वो राज्य मंत्री जी कमान संभालेंगे कौन से मंत्रालय की, कैबिनेट मंत्रालय की कमान संभालेंगे। लेकिन अब वो जो राज्य मंत्री है वो कैबिनेट मंत्री नहीं कहलाएगा, उसकी जगह पर वो कहलाएगा राज्य मंत्री कौन सा वाला, स्वतंत्र प्रभार, जिसके ऊपर किसी भी प्रकार का भार नहीं हो। जी हाँ, उसे हम स्वतंत्र प्रभार के नाम से यहाँ पर जानेंगे। इसका मतलब राज्य मंत्री भी क्या बन सकता है, कैबिनेट मंत्री बन सकता है, लेकिन उसको कैबिनेट मंत्री का दर्जा नहीं दिया जाएगा, उसकी जगह पे उसे कहा जाएगा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, क्योंकि वो कुछ समय के लिए यहाँ पर मंत्री बना हुआ है। मेरी बात समझ में आ रही है आपको। इसका मैं आपको सबसे बढ़िया एग्जांपल लेता हूं। आपके घर में आपकी मुखिया होगी आपकी माताजी। जी हाँ, देखिए झूठ मत बोलिए, आपकी माताजी आपकी मुखिया होगी, आपके पापा मुखिया नहीं है। आपके घर में आपकी माताजी ही मुखिया, मन में मुस्काइए मत, माताजी ही आपके घर की मुखिया है। अब मान लीजिए पापा को कोई भी अगर काम करना हुआ तो वो मम्मी से परमिशन लेते होंगे। इसका मतलब जो माताजी हुई वो कौन सी मंत्री होगी, आपका कैबिनेट मंत्री होगी। अब जो पिताजी हो जाएंगे वो घर के कौन से मंत्री हो जाएंगे, राज्य मंत्री यहाँ पर हो जाएंगे। पिताजी को कोई भी काम करना हुआ किससे पूछना पड़ता है, कैबिनेट मंत्री से पूछना पड़ेगा। अब मान लीजिए गर्मी की छुट्टी आई है या राखी आई है, अब मम्मी जाने वाली है अपने मामा के घर, यानी कि मायके जाने वाली है। अब माताजी जब घर में नहीं रहेगी, माताजी अपना कार्यभार छोड़ के चली गई है कुछ समय के लिए, ठीक है, तो अब घर में बचे कौन, पिताजी हो जाएंगे कौन से मंत्री, आपका राज्य मंत्री। लेकिन राज्य मंत्री के ऊपर कैबिनेट मंत्री तो है ही नहीं, कैबिनेट मंत्री छुट्टी पर गया हुआ है। ऐसे समय जो राज्य मंत्री है अब राज्य मंत्री बनेगा कौन सा मंत्री, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनेगा, क्योंकि उसके ऊपर किसका भार नहीं है, कैबिनेट मंत्री का भार नहीं है। अब वो अपने विभाग से जुड़े फैसले ले सकता है, अपने घर से जुड़े फैसले ले सकता है, उसको किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए ऐसे मंत्री को हम राज्य मंत्री के दर्जा यहाँ पर दिया जाएगा। वो कौन सा मंत्रालय कहलाएगा, स्वतंत्र प्रभार के नाम से जाना जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिए वो जो गया हुआ है वो हमेशा के लिए नहीं गया है, वो वापस आने वाला है। इसलिए जब वो वापस आ जाएगा तो राज्य मंत्री वापस से, जो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार थे वो वापस से कौन से मंत्री बन जाएंगे, राज्य मंत्री यहां पर बन जाएंगे। चलिए वो चौथा आता है उप मंत्री। ये उपरोक्त तीनों की सहायता के लिए, ये सबसे छोटा मंत्री होता है, सबसे छोटा मंत्री होता है और तीनों की सहायता के लिए होता है। ये जो दो अपन ने लिखे हैं, तीनों की क्या करेगा, तीनों की सहायता यहां पर करेगा। इसलिए ऐसे मंत्री को हम कौन से मंत्री का दर्जा देते हैं, उप मंत्री का यहां पर दर्जा देते हैं। तो आई होप आपको ये बात समझ गई होगी कि मंत्री परिषद में कितने प्रकार के मंत्री आते हैं, 4 प्रकार के मंत्री आते हैं। सबसे पहला कैबिनेट मंत्री आएगा, दूसरा राज्य मंत्री आएगा, तीसरा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार आएगा, और चौथे नंबर पे कौन सा मंत्री आएगा, उप मंत्री यहां पर आएगा। चलिए अब एक नया शब्द यहां पर और निकल देखने को मिलता है, मंत्रिमंडल। जी हाँ, थोड़ा सा शब्दों पर आप ध्यान दीजिएगा। एक शब्द देखने को मिलता है मंत्रिमंडल। अब ये मंत्रिमंडल का मतलब क्या होता है, देखिए इसकी चर्चा आर्टिकल 352 में आपको देखने को मिलेगी। सबसे पहली बार इसका वर्णन आर्टिकल 352 में ही देखने को मिलता है। अब 352 जब पढ़ेंगे तब उस बात पर डिटेल चर्चा करेंगे। कैबिनेट मंत्री का समूह जो होता है, केवल और केवल कैबिनेट मंत्रियों के समूह को, केवल कैबिनेट मंत्री के समूह को मंत्रिमंडल कहते हैं। जी हां, इसमें बाकी के 4 मंत्री शामिल नहीं किए जाएंगे। केवल और केवल जो कैबिनेट मंत्री है उन्हीं का जो ग्रुप कहलाएगा उसको केवल मंत्रिमंडल का नाम दिया जाएगा। जैसे सरकार को मान लीजिए नॉर्मल फैसला लेना है, सरकार को कोई किसी भी प्रकार को कोई नॉर्मल फैसला लेना पड़ा है
तो सरकार को सभी मंत्रियों को बुलाने की आवश्यकता नहीं, सरकार केवल कैबिनेट मंत्री मिलकर ही फैसला ले लेंगे, सरकार के केवल कैबिनेट मंत्री मिलकर ही वो फैसला यहाँ पर ले लेंगे। इसलिए ऐसे मंत्री को हम केवल मंत्रिमंडल कहेंगे। लेकिन सरकार को कोई बड़ा फैसला लेना है, पूरे देश पे इंपैक्ट पड़ने वाले कोई बड़ा सा फैसला लेना पड़ता है, तो फिर वहां पर हमको सभी प्रकार के मंत्रियों को बुलाने की आवश्यकता पड़ती है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो अब सभी प्रकार के मंत्रियों को बुलाया जाएगा तो उसे मंत्रिपरिषद कहा जाएगा। लेकिन जब कोई नॉर्मल फैसला है, वो सामान्य फैसला होता है, तो केवल कैबिनेट के मंत्री ही मिलकर फैसला ले लेते हैं। इसलिए ऐसे मंत्रियों को हम केवल मंत्रिमंडल का नाम यहाँ पर देंगे। ये मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में डिफरेंस याद रखिएगा, क्योंकि जब मैं आपको आपातकाल पढ़ाऊंगा आर्टिकल 352 में, तो यहाँ वो शब्द बहुत काम आने वाले, इसलिए याद रखिएगा। मंत्रिमंडल की चर्चा आर्टिकल 352 में ही पहली बार की गई थी और केवल कैबिनेट मंत्रियों के समूह को ही हम कौन सा मंत्री कहते हैं, मंत्रिमंडल के नाम से यहाँ पर जानते हैं। आई होप आपको ये सारे पॉइंट समझ में आएंगे। चलिए अब इसमें कुछ पॉइंट यहाँ पर मैं ऐड करना चाहूंगा, ध्यान दीजिए। लोकसभा के केवल 15% से ज्यादा लोगों को मंत्री पद नहीं दिया सकता। जी हाँ, ये क्वेश्चन याद रखिए, क्वेश्चन काफी बार एग्जाम पूछा गया है, डेटा आपसे बहुत काफी पूछते हैं। 15% से ज्यादा लोगों को मंत्री पद नहीं दिया जा सकता, मंत्री पद नहीं दिया जा सकता। जी हाँ, जो भी लोकसभा की टोटल संख्या यहां पर होगी, उस लोकसभा की संख्या का 15% से ज्यादा लोगों को कभी भी मंत्री नहीं बनाया जा सकता। जी हाँ, जैसे 543 संख्या है, तो 543 का आप जैसे ही 15% निकालेंगे तो यहाँ पर 83 लगभग 84 समथिंग आता है। तो 543 जो संख्या है, इसके 15% से ज्यादा लोगों को सरकार मंत्री नहीं बना सकती, तो लगभग 83.5 यहाँ पर आएगा, लगभग 84 मंत्री यहाँ पर बना सकते। ऐसा नहीं है कि जितने सांसद जीते सब मंत्री बना दिया गया। दिक्कत ये है, मंत्री बनने में दिक्कत ये नहीं है, मंत्री साहब तो कुछ नहीं करते, लेकिन मंत्री के जो चेले चपाटे होते हैं वो ज्यादा ही आग मूतते हैं। आपने सुना होगा चाय से ज्यादा केतली गर्म होती है, इसलिए मंत्री यहाँ पर लिमिटेड। और धन्यवाद नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने आते सबसे पहले वीआईपी कल्चर खत्म कर दिया। वरना पहले मंत्रियों की गाड़ी पर लाल बत्ती लगी होती, तो लाल बत्ती का अलग ही रुतबा होता था। मंत्री जी तो पता नहीं होते नहीं थे गाड़ी में, मंत्री जी का पता नहीं कौन ऐश मारता करता था। इसलिए वो जो लाल बत्ती का रुतबा है, वो बहुत बहुत धन्यवाद नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने वीआईपी कल्चर को यहाँ पर क्या कर दिया, खत्म कर दिया। जिसके बाद अब पता चलता नहीं है कि गाड़ी में कौन बैठा है, लेकिन फिर भी अभी भी नेम प्लेट तो आपको लगी मिलती होगी, फलाना मंत्री, फलाना सांसद साहब, सरपंच साहब, फलाने ढिमके आपको देखने को मिल जाएंगे। लेकिन फिर भी वो वीआईपी कल्चर, वो जो लाल बत्ती, बहुत भयानक रुतबा हुआ करता है उस लाल बत्ती का आज भी। इसलिए लोकसभा के केवल कितने प्रतिशत, 15% से ज्यादा लोगों को कभी भी क्या नहीं मिल सकता है, मंत्री पद यहां पर नहीं दिया सकता। मतलब 83 या 84 समथिंग मंत्री, हाँ सारे के सारे चारों प्रकार के मंत्री कितने होने चाहिए, 84 से ज्यादा कभी भी मंत्री यहां पर नहीं बनाए जा सकते। यही सरकार का क्या होता है, टोटल यहां पर रूल्स होता है। चलिए उसके बाद 2 क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। एक होता है अतिरिक्त प्रभार, शब्दों को थोड़ा ध्यान सुनिएगा, एक शब्द आपके आगे काम में आने वाले। एक होता है अतिरिक्त प्रभार। अभी अतिरिक्त प्रभार का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। अतिरिक्त प्रभार का मतलब यह होता है कि मान लो एक मंत्री को एक से ज्यादा मंत्रालय अगर सौंप दिया जाए, एक मंत्री को जब एक से ज्यादा मंत्रालय सौंप दिए जाते हैं, तो दूसरे जो मंत्रालय सौंपा जाता है उसे ही कहा जाता है अतिरिक्त प्रभार। जी हाँ, जब दूसरा मंत्रालय सौंपा जाता है तो दूसरे मंत्रालय को ही अतिरिक्त प्रभार यहां पर कहा जाता है। जैसे कि मान लीजिए एक मंत्री जी की मृत्यु हो जाती है, मान लीजिए, जैसे एग्जांपल मैं आपको एक लाइव एग्जांपल दिखाता हूं। अरुण जेटली साहब देश के वित्त मंत्री हुआ करते थे, और इन्हीं के समय पर मनोहर पर्रिकर जी जो है, जी हाँ, इन्हीं के समय पर मनोहर पर्रिकर गोवा के बहुत गद्दावर नेता हुआ करते थे, बहुत अच्छे नेता थे। मनोहर पर्रिकर साहब जो थे वो देश के रक्षा मंत्री हुआ करते थे। अब मनोहर पर्रिकर को बाद में बना दिया गोवा का मुख्यमंत्री, और बाद में उनकी डेथ हो गई थी, तो वो जो रक्षा मंत्री का पद था वो खाली हो गया था कुछ समय के लिए। अब रक्षा मंत्री का पद खाली हुआ, तो ये रक्षा मंत्री का जो पदभार है वो किसको दे दिया गया, अरुण जेटली जी को। अच्छा, अरुण जेटली जी पहले से देश के वित्त मंत्री हुआ करते थे। जी हाँ, ये देश के पहले से कौन से मंत्री थे, वित्त मंत्री, तो ये पहले से ही थे। इनको वित्त मंत्री के साथ साथ कौन सा मंत्रालय सौंप दिया गया, रक्षा मंत्रालय। इसलिए जो रक्षा मंत्रालय सौंपा गया, इसी को क्या कहा जाएगा, अतिरिक्त प्रभार यहां पर कहा जाएगा। तो जब एक मंत्री को एक से ज्यादा मंत्रालय यहां पर सौंप दिए जाते हैं, तो ऐसे प्रभार को हम अतिरिक्त प्रभार के नाम से यहां पर जानते हैं। तो आई होप आपको ये बात समझ में आएगी अतिरिक्त प्रभार का मतलब होता क्या है। चलिए थोड़ा सा और चीजों को आगे बढ़ाते हैं। आई होप आपको ये सारी की सारी बातें समझ में आ रही होगी। अब 2 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थोड़ा इन पे गौर कीजिएगा। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं कि लोकसभा के प्रति मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है, सामूहिक रूप से, और मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है, व्यक्तिगत रूप से। ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा शब्दों पे गौर कीजिएगा। पूरा का पूरा शब्दों का ही खेल है, ध्यान दीजिएगा। एग्जामिनर के पास केवल और केवल भाषा का ज्ञान होगा, नॉलेज तो होगा उसको, लेकिन वो सिलेबस के अंदर ही क्वेश्चन पूछेगा, सिलेबस से बाहर वो क्वेश्चन नहीं पूछ सकता है। लेकिन वो सिलेबस के पूछे गए क्वेश्चनों में भी अपनी भाषा को बहुत अच्छे तरीके से यूज करेगा। आपसे वो भाषा से ही खेलना चाहेगा, क्योंकि भाषा अगर आपकी क्लियर होगी तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर बनेंगे। इसलिए आपको भाषा का ज्ञान होना बहुत ज्यादा आवश्यक है।
भाषा का ज्ञान पढ़ने के लिए लोग साहित्य पढ़ते हैं। जी हाँ, अगर आप साहित्य पढ़ते हैं, फिर सिलेबस की किताबें तो आपसे पढ़ाते नहीं है, साहित्य क्या ही पढ़ोगे, लेकिन फिर भी अगर समय मिलता है तो साहित्य बहुत पढ़ना चाहिए, किताबें पढ़नी चाहिए। किताबों से आपको शब्दों का मतलब, शब्दों की गहराई का बहुत अच्छे तरीके से यहां पर पता चलता है। चलिए अब थोड़ा शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। मंत्री परिषद, मंत्री परिषद सामूहिक रूप से, मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। जी हां, मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अब इसका मतलब क्या हुआ? लोकसभा के प्रति ध्यान दीजिए। अगर हम मंत्रियों से समूह में प्रश्न पूछना चाहते हैं, अगर विपक्ष मंत्रियों से, सरकार मंत्रियों से, सरकार तो मंत्रियों से प्रश्न पूछेगी, विपक्ष प्रश्न पूछेगा, तो अगर मंत्रियों से समूह में प्रश्न पूछना चाहते हैं तो वो समूह में प्रश्न पूछने के लिए एक ही जगह मिलेगी आपको, लोकसभा। जी हां, हम लोकसभा में मंत्रियों से सामूहिक रूप से प्रश्न पूछ सकते हैं कि भैया रेल मंत्री जी हादसा क्यों हो गया, देश में चीनी के दाम कहां बढ़ रहे हैं, बहुत रिसेंट सा मामला पता होगा आपको, चीनी के दाम अचानक से भड़म से बढ़ गए। वित्त मंत्री जी को जवाबदेही बनती है कि क्या कर रहे हो आप जिसके कारण चीनी के दाम बढ़ गए। तो ये क्वेश्चन विपक्ष के जो लोग हैं वो संसद में पूछ सकते हैं। किससे पूछेंगे? मंत्रियों से। इसलिए मंत्रियों को जवाब देना आवश्यक है। इसलिए यहां पर ये बात लिखी गई है कि मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति क्या हो जाएगी? आपका उत्तरदायी यहां पर हो जाएगी। लेकिन ये तो सामूहिक रूप से हो जाएगी, अलग अलग समूह में मंत्रियों से प्रश्न पूछ सकते हैं। लेकिन अगर यही बात मैं आपसे कहूं कि यही मंत्री परिषद, यही जो मंत्री परिषद है, यह व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? यह व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? तो व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी है राष्ट्रपति के प्रति। मैंने जब स्टार्टिंग किया था वीडियो का ध्यान दीजिए, मैंने आपको एक लाइन ये बोली थी कि राष्ट्रपति की सहायता के लिए मंत्री परिषद का गठन होता है। इसका मतलब मंत्री जो भी अपने विभाग से जुड़े काम करता है उसकी रिपोर्ट उसको किसको देनी पड़ती है? राष्ट्रपति को यहां पर देना आवश्यक है। जी हाँ, राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट देना आवश्यक है। इसलिए राष्ट्रपति मंत्रियों से व्यक्तिगत तरीके से प्रश्न पूछ सकता है कि आपके विभाग में क्या चल रहा है, आपके विभाग में क्या चल रहा है, कैसा काम चल रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई समस्या तो नहीं है, ये काम क्यों हो रहा है, प्याज के दाम क्यों बढ़ रहे हैं, ये सारे काम राष्ट्रपति जी यहाँ पर पूछ सकते हैं। इसलिए दो यहाँ पर क्वेश्चन बनेंगे, इंपॉर्टेंट है कि मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो लोकसभा के प्रति। वही मंत्री परिषद व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? तो राष्ट्रपति के प्रति यहाँ पर उत्तरदायी होगी। आई होप आपको ये वाली दोनों के दोनों पॉइंट यहाँ पर समझ में आए होंगे। चलिए हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं चीजों को लेकर। अब एक कहलाता है सुपर कैबिनेट। अब थोड़ा इस पे गौर कीजिए। सुपर कैबिनेट का मतलब क्या होता है? देखिए बहुत आसान सी चीज है। मान लीजिए अगर किसी जगह पर सड़क बनानी है तो सड़क बनाने का जो डिपार्टमेंट होगा वो आपको पता होगा नितिन गडकरी साहब के पास है, सड़क तथा परिवहन मंत्रालय। तो वो देश में किसी भी जगह पर अगर चाहे तो वो सड़क का निर्माण करवा सकते हैं, उनके पास पूरी अथॉरिटी है। रेल मंत्री जी की बात करते हैं, रेल मंत्री जी के पास में इतनी अथॉरिटी होगी कि वो किसी भी जगह पर देश में क्या बिछवा सकते होंगे? रेल लाइन यहाँ पर बिछवा सकते होंगे। इसका मतलब रेल का पूरा डिपार्टमेंट अश्विनी वैष्णव साहब के पास में होगा, वही रोड का पूरा जो डिपार्टमेंट होगा वो सड़क तथा परिवहन मंत्रालय के पास में होगा। आई होप आपको ये दोनों बात समझ में होगी। लेकिन मान लीजिए कि रेल मंत्री को कोई सड़क बनवानी है तो क्या रेल मंत्री सड़क बनवा सकते हैं? नहीं। इनको किसको इन्फॉर्म करना पड़ेगा? सड़क परिवहन मंत्री को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि हमको फलानी जगह पे सड़क की आवश्यकता है, कृपा करके आप हमारी मदद कीजिए। लेकिन एक ऐसा कैबिनेट होता है, मतलब ये देखिए कि रोड मंत्रालय का अथॉरिटी रोड के पास है, रेल मंत्री रेल डिपार्टमेंट में सारे काम कर सकता है लेकिन दूसरे विभाग में काम नहीं कर सकता। एक अर्थशास्त्री है जिनका नाम है के संथानम। जी हाँ, अर्थशास्त्री जी का नाम है के संथानम। और ये के संथानम जो के संथानम जी है, इन्हें नीति आयोग को सुपर कैबिनेट का दर्जा दिया है। के संथानम जी साहब ने नीति आयोग को कहा है कि नीति आयोग अपने आप में सुपर कैबिनेट है। जी हाँ, नीति आयोग को सुपर कैबिनेट इसलिए कहा गया है कि नीति आयोग सारा काम करवा लेगा। जी हाँ, नीति आयोग वैसे तो थिंक टैंक है, केवल सुझाव देने वाली संस्था है, लेकिन अगर नीति आयोग को किसी चीज की आवश्यकता पड़ती है तो वो रेल मंत्री साहब से रेल मंत्री साहब से काम करवा सकते हैं, रोड मंत्री साहब से भी कोई काम करवा सकते हैं। मतलब वो हर विभाग में जाकर अपनी रिपोर्ट मांग सकते हैं, अपना काम करवा सकते हैं। इसलिए एक अर्थशास्त्री जी हैं जिन्होंने के संथानम यहाँ पर नाम दिया गया है। तो अर्थशास्त्री जी के संथानम ने नीति आयोग को काय का दर्जा दिया है? सुपर कैबिनेट का दर्जा दिया है। तो दो क्वेश्चन यहां से इंपॉर्टेंट बनते हैं, किसने दिया है? तो के संथानम जी। के संथानम जी कौन है? देश के अर्थशास्त्री, बहुत फेमस। और वहीं उन्होंने नीति आयोग को सुपर कैबिनेट का दर्जा यहां पर दिया। मतलब नीति आयोग का इतना पावर है कि वो हर जगह पर जाकर अपना काम करवा सकता है। इसीलिए अर्थशास्त्री के संथानम ने इसे
सुपर कैबिनेट का यहां पर दर्जा दिया है। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। चलिए अगला कैबिनेट आपको देखने को मिलेगा किचन कैबिनेट। अब आप सभी शब्द देखकर चौंक जाएंगे कि किचन कैबिनेट का मतलब क्या होता है। सभी किचन यहां कहां से आ गया, थोड़ा ध्यान दीजिए। किचन होता है घर में, और घर में होते हैं लोग, और घर में अगर कोई मंत्री हो तो लोग फिर पावर में आ जाएंगे। जी हाँ, इसी से कनेक्ट कीजिएगा। प्रधानमंत्री, या तो प्रधानमंत्री या फिर अंत मंत्री, इनके परिवार के जुड़े जितने भी लोग होंगे, इनके परिवार से जुड़े जितने भी लोग होंगे, वो सारे के सारे किचन कैबिनेट के अंतर्गत आएंगे। जी हाँ, ये शब्द पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था इंदिरा गांधी के समय पर। ये सारे के सारे इसी के समय पर उपयोग किए जाएंगे। किचन कैबिनेट यहां पर नाम दिया जाएगा। इसका मतलब एक तो परिवार से जुड़े लोग या फिर कुछ खास लोग। इंदिरा गांधी जब भी कोई फैसला लेती थी तो वो सभी मंत्रियों से फैसला नहीं लेती थी, उनके कुछ चुनिंदा लोग यहाँ पर हुआ करते थे, घर परिवार के लोग मान लीजिए, या फिर उनके कोई खास मंत्री होते थे। उन्हीं सबको मिलाकर एक जो कैबिनेट बनता था उसे किचन कैबिनेट का नाम यहाँ पर दिया जाता है। मेरी बात ध्यान सुनिए, मंत्री के जुड़े बहुत ही खास लोगों को मिलकर जो कैबिनेट बनता है। अब इन खास लोगों में या तो घर के लोग आ सकते हैं या फिर कुछ स्पेशल मंत्री आ सकते हैं। इन स्पेशल मंत्रियों से मिलाकर जो बनता है उसे मंत्रालय को हमने क्या का नाम दिया है, किचन कैबिनेट का नाम पर यहाँ पर नाम दिया है। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि 2016 या 17 की बात है, नरेंद्र मोदी जी की भतीजी यहाँ पर हुआ करती थी। जी हाँ, देश के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी की भतीजी का अहमदाबाद में पर्स यहाँ पर खो गया था। जी हाँ, ये बिल्कुल सच्ची घटना है, जाके चेक कर सकते हैं। अब जब वो पर्स खोया तो पर्स खोने की इंफॉर्मेशन यहाँ पे पुलिस को दी गई। अब पर्स खोने की इंफॉर्मेशन, दिक्कत ये थी कि वो जो भतीजी थी वो देश के प्रधानमंत्री जी की भतीजी है। अहमदाबाद की पूरी पुलिस लग गई। जी हाँ, अहमदाबाद की सारी पुलिस लग गई। अहमदाबाद के 16,000 सीसीटीवी कैमरे छान दिए गए। पूरी पुलिस लग गई उस पर्स को ढूंढने के लिए, और फाइनली कुछ ही समय में उस पर्स को यहाँ पर ढूंढ दिया गया। इसका मतलब जो प्रभाव था वो प्रभाव किचन कैबिनेट का यहाँ पर प्रभाव था। एक बात मैं आपको केवल मैं एक पार्टी के बारे में बात नहीं करूंगा, कांग्रेस पार्टी की बात करते हैं। जब 2009 से लगाकर 2014 तक कांग्रेस की यहाँ पर सरकार हुआ करती थी तो मनमोहन सरकार एक बिल लेके आई थी। बिल ये लेके आई थी कि जेल में बैठा आदमी भी चुनाव लड़ सकता है या वोट यहाँ पर डालने का उसको अधिकार होगा। जब ये बिल लाया गया तो राहुल गांधी उस समय पर सांसद हुआ करते थे। राहुल गांधी ने इस विधेयक को ही फाड़ दिया। जी हाँ, सोचिए, एक सांसद, केवल राहुल गांधी उस समय सांसद हुआ करते थे, देश के प्रधानमंत्री जी मनमोहन सिंह जी हुआ करते थे, लेकिन सांसद साहब ने पूरा का पूरा बिल ही फाड़ के फेंक दिया। जी हाँ, इतनी किचन कैबिनेट की पावर होती है कि भैया वो सारे काम कर सकते हैं। इसलिए ऐसे कैबिनेट को हम किचन कैबिनेट के नाम से यहाँ पर जानेंगे। तो मंत्री या प्रधानमंत्री से जुड़े खास लोगों को मिलाकर जो बनता है उसे किचन कैबिनेट यहाँ पर दिया जाता है। चलिए एक कैबिनेट का नाम और आप नया सुनेंगे जिसे छाया कैबिनेट भी यहाँ पर कहा जाता है। आपके लिए सारे शब्द नए होंगे, इसलिए शब्दों को बहुत ध्यान से सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे तरीके से बातें समझ में आएंगी। चलिए अगला जो कैबिनेट होता है उसे छाया कैबिनेट यहाँ पर कहा जाता है। भाई छाया मतलब छाया के समान साथ में रहने वाले। साथ में कौन रहेंगे? नजर रखने वाले लोग रहेंगे। तो विपक्ष के द्वारा, जी हां, विपक्ष के द्वारा सरकार के, विपक्ष के द्वारा सरकार के कामकाज पर नजर रखने के लिए, जी हां, सरकार के कामकाज पर नजर रखने के लिए, कामकाज पर नजर रखने के लिए एक कमेटी का गठन, एक दल का गठन किया जाएगा, जिसे नाम दिया जाएगा किसका? छाया कैबिनेट का। जी हाँ, उसमें मंत्री हो सकते हैं, उसमें सांसद लोग हो सकते हैं, कोई भी। जैसे नॉर्मली उनमें सांसद लोगों को यहाँ पर शामिल कर सकते हैं। उन सांसदों का काम ही ये होगा कि सरकार जो भी काम करती है, सरकार के कामों पर नजर रखी जाए। और ये गठन कौन करेगा? ये गठन विपक्ष के द्वारा यहाँ पर किया जाएगा। तो विपक्ष के द्वारा सरकार के कामों पर नजर रखने के लिए जिसका गठन किया जाता है उसे हम किसके नाम से यहाँ पर जानते हैं? छाया। सरकार के छाया के साथ, सरकार की छाया की तरह उनके साथ रहते हैं, इसीलिए उसे छाया कैबिनेट का दर्जा यहाँ पर दिया गया है। तो आपको समझ में आया होगा। देखिए मैंने कुछ कैबिनेट बताया आपको, एक मैंने आपको सुपर कैबिनेट का बताया, एक मैंने आपको किचन कैबिनेट बताया, एक मैंने आपको छाया कैबिनेट बताया। आई होप आपको ये सारे के सारे पॉइंट यहाँ पर समझ में आ रहे होंगे। तो सुपर कैबिनेट के संतानम जी ने, अर्थशास्त्री जी हैं जिन्होंने नीति आयोग को सुपर कैबिनेट का दर्जा दिया है। किचन कैबिनेट का दर्जा मैंने बताया आपको मंत्री या उससे जुड़े खास लोगों को किचन कैबिनेट यहाँ पर कहा जाएगा। और छाया कैबिनेट विपक्ष के द्वारा सरकार के कामों पर नजर रखने के लिए जिसका गठन किया जाता है उसे किचन कैबिनेट यहां पर कहा जाता है। चलिए एक थोड़ी सी बात और बची है। अब गठबंधन सरकार की बात थोड़ा करते हैं। अब ये गठबंधन का मतलब क्या होता है, थोड़ा ध्यान समझिएगा। गठबंधन का मतलब होता है अलायंस करना। अलायंस मतलब जब एक पार्टी की सरकार नहीं बन पाती है तो फिर सरकारें या पार्टियां 2 से 3 पार्टियों को मिलाकर अपनी सरकार बनाती हैं। इसे ही गठबंधन की सरकार यहां पर कहते हैं। जी हाँ, जैसे मान लीजिए टोटल मिलाकर 545 सीटें मान लेते हैं अपन, 543 वर्तमान में, लेकिन थोड़ा कैलकुलेशन के यहां पर मान लेते 545 सीटें। अब मान लीजिए एक पार्टी के पास 245 सीटें आई हैं
एक पार्टी के पास 245 सीटें हैं, एक पार्टी के पास 200 सीटें, एक पार्टी के पास 100 सीटें। तो 2 2 4 और कितना हो जाएगा 5 और 545। अच्छा, सरकार बनाने के लिए आप सभी को पता होगा मेजोरिटी आवश्यक है। मेजोरिटी का मतलब होता है आधे से ज्यादा सीटें। तो जो मेजोरिटी बनती है वो बनती है 273 सीटों पर। जी हाँ, अगर आपकी पार्टी के पास, एक पार्टी के पास 273 सीटें होती हैं तो आप लोकसभा में मेजोरिटी साबित करके देश में अपनी सरकार यहां पर बना सकते हैं। लेकिन लेकिन यहां पर देखिए किसी के पास मेजोरिटी नहीं है। अब मेजोरिटी नहीं है तो फिर यहां पर सरकार बनेंगे अलायंस की, किसी एक पार्टी की सरकार नहीं बनेगी। अब कोई भी दो पार्टी मिलकर, मान लीजिए बी और सी मिलकर अलायंस कर सकते हैं, मान लीजिए ए और सी मिलकर अलायंस कर सकते हैं, मतलब सी को तो यहां पर अलायंस करना जरूरी है। हो सकता है ये तो दो बड़ी पार्टी होगी, तो मुझे लगता नहीं है कि आपस में, जैसे कांग्रेस और बीजेपी, ये तो आपस में गठबंधन करेगी नहीं, लेकिन बड़ी पार्टी छोटी पार्टियों को मिलकर अपने एक अलायंस बनाती है, जिसे गठबंधन की सरकार या गठबंधन का ग्रुप यहां पर कहते हैं। अब देश में दो ग्रुप बड़े ही ज्यादा फेमस है। एक तो आपने नाम सुना होगा एनडीए का। जी हाँ, एनडीए का मतलब हो जाएगा नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। एनडीए का पूरा मतलब हो जाएगा नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। इस नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस में बीजेपी के यहाँ पर समूह शामिल है। इसमें बीजेपी शामिल है, पहले शिवसेना शामिल हुआ करती थी, लेकिन भैया शिवसेना ने तो पल्ला डाल दिया अपना। तो शिवसेना, ऐसे ही कुछ छोटे मोटे अकाली दल, ऐसे ही कुछ ग्रुप्स यहां पर मिले हुए हैं। मुझे इतनी जानकारी नहीं कि एनडीए में कौन कौन से ग्रुप शामिल है। तो इन सबको मिलाकर एक सरकार बनती है जिसे एनडीए की सरकार यहां पर कहा जाता है। नीतीश कुमार जी की पार्टी यहां पर शामिल है, जेडीयू। जी हाँ, एक आप आंध्र प्रदेश के चंद्रबाबू नायडू की पार्टी शामिल होगी। तो ये सब मिलकर क्या बनेंगे? एनडीए बनेंगे। वर्तमान में आप ध्यान दीजिएगा, वर्तमान में बीजेपी की सरकार नहीं, क्योंकि बीजेपी के पास में, खुद के पास में इतनी सीटें नहीं है कि वो पार्टी बना सके। तो देश में वर्तमान गठबंधन की सरकार है। इस गठबंधन को नाम क्या दिया गया? एनडीए का नाम यहां पर दिया गया। आपने नारा सुना होगा, अब की बार 400 पार। 2024 में नारा दिया गया था कि अब की बार 400 पार सरकार बनाने के लाले पड़ गए भैया। 273 सीटें भी बीजेपी की नहीं। तो बीजेपी को अपने गठबंधन दलों को साथ में लेकर सरकार में बनानी पड़ी और गठबंधन को नाम दिया गया था, एनडीए का नाम यहां पर दिया गया। आई होप आपको समझ में आएगा। तो इसी सरकार को हम गठबंधन की सरकार यहां पर बोलते हैं। अब दूसरी यूपीए सरकार, ठीक है। और यूपीए ने अपना नया नाम बदल के कर लिया है इंडिया गठबंधन। आप सभी को इस बारे में जानकारी होगी सही। तो नया जो ग्रुप हो रहा है, इसके अंदर कांग्रेस की पार्टी के सारे समूह आते हैं। जी हाँ, इसके अंतर्गत कांग्रेस तथा कांग्रेस के साथ साथ में जितने भी लोग हैं, कांग्रेस के सहयोगी दलों को हम किसके नाम से जानते हैं? यहाँ पर इंडिया गठबंधन या यूपीए गठबंधन के नाम से यहाँ पर जानते हैं। जो यूपीए गठबंधन है, इसका पूरा नाम हो जाएगा आपका, यूपीए गठबंधन का पूरा नाम आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, यूपीए का नया नाम तो मैंने अभी बताया आपको, यूपीए का नया नाम मिलकर हो गया इंडिया गठबंधन। तो यूपीए जाना जाएगा यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। और जो इंडिया गठबंधन है, इसे जाना जाएगा, इंडिया गठबंधन का नाम देखने को मिलेगा, एक सेकेंड, इंडियन, थोड़ा रिकॉल करने में दिक्कत आ रहा है, ऐसा ही कुछ नाम था, इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस। हाँ, इंडियन नेशनल, राइट, इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस, यही इंडिया गठबंधन का पूरा नाम देखने को मिलेगा। ये नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस और इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस, ये इंडिया गठबंधन का यहाँ पर नाम हो जाएगा। इसके अंदर किसके, कौन से दल शामिल है? कांग्रेस तथा उनके सहयोगी दलों को यहाँ पर शामिल किया गया। आपने देखा होगा पूरा का पूरा विपक्ष एक हो गया था सरकार को हराने के लिए, लेकिन फिर भी कुछ नहीं कर पाया सरकार का। तो इसलिए दो मेजर, अब तीसरा होता है, अब तीसरे में बाकी सारे शामिल हो जाएंगे। इन दो के अलावा तीसरा गठबंधन है, तीसरे गठबंधन जो बच गए बाकी, जैसे आम आदमी पार्टी बच गई, तृणमूल कांग्रेस बच गई, तो ये जितने मिलके बनाते हैं उनको तीसरा गठबंधन यहाँ पर कहते हैं। तो आई होप आपको गठबंधन यहाँ पर समझ में आएगा। देश में दो बड़े गठबंधन देखने को मिलेंगे, एक तो एनडीए आपको देखने को मिलेगा और एक यूपी आपको देखने को मिलेगा। आई होप आपको ये सारी की सारी बातें यहाँ पर समझ में आई होगी। तो ये मंत्री परिषद का पूरा टॉपिक, जहाँ पे आपने बहुत डिटेल से यहाँ पर चर्चा करी है। अब मंत्री परिषद में एक टॉपिक बचता है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री के ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो लूंगा, जहाँ पे देश के प्रधानमंत्री के बारे में पूरी डिटेल चर्चा करेंगे और देश के कौन कौन से प्रधानमंत्री हैं, कितना कार्यकाल रहा है, सबसे ज्यादा समय कौन रहे, सबसे कम समय कौन, सब के ऊपर हम एक अलग से वीडियो पे डिटेल चर्चा करेंगे। आई होप आपको मंत्री परिषद के बारे में डिटेल से यहाँ पर समझ में आया होगा। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चंस की। तो मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि दिल्ली में, थोड़ा गूगल पे सर्च कीजिएगा, थोड़ा पता कीजिएगा, दिल्ली में कितने प्रतिशत से ज्यादा लोगों को मंत्री पद नहीं दिया जा सकता? जी हां, सरकार में, केंद्र सरकार में डेटा 15% है, लेकिन दिल्ली सरकार में डेटा अलग है। आपको ये फाइंड करके बताना है, गूगल पे ढूंढ के आप ये पता कीजिएगा। आपको ढूंढेंगे तो आपको बहुत सारी जानकारी यहाँ पर पता चलेगी। इसलिए मेरा पहला क्वेश्चन ये रहेगा कि दिल्ली सरकार में कितने प्रतिशत से ज्यादा लोगों को मंत्री पद नहीं दिया जा सकता? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन मेरा ये रहेगा कि अगर कोई मंत्री अपने पद से इस्तीफा दे देता है, तो जो मंत्रालय है वो किसी दूसरे मंत्री को सौंप दिया जाता है। तो उस दूसरे मंत्री को सौंपने को क्या कहा जाता है? अगर एक मंत्री की मौत हो जाती है या मंत्री अपने पद से त्याग पत्र दे देता है, तो उस मंत्री को किसी दूसरे मंत्री को यहाँ पर कुछ समय के लिए सौंप दिया जाता है, जिसे
किस नाम से यहाँ पर जाना जाएगा। और मेरा तीसरा क्वेश्चन ये रहेगा कि मंत्री परिषद को शपथ दिलाने का काम किसका होता है। जी हाँ, मैंने सबसे स्टार्टिंग में इस बात को यहाँ पर डिस्कस किया था, मंत्री परिषद को शपथ कौन दिलाएगा। ये तीनों क्वेश्चन के आंसर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में यहाँ पर देना अनिवार्य है। चलिए, अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी यहाँ पर नॉलेज मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।